Hello and Jai Hind to all. Vishnu Kumar Dwivedi. You all are watching Shri Brahmadev classes of excellent education. दोस्तों जय हिंद है सभी को। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। So today we are going to discuss very important lecture, the third part of metal and non-metal. In the chemistry we are going to discuss very important topics. पहला लेक्चर हमने बनाया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के ऊपर, दूसरा भी इसका पार्ट है, तीसरा भी इसका पार्ट है। एंड इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां पर भी हमने कई सारे पार्ट्स बनाए हैं। 1 and 2 पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने यहाँ क्लियर किया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट left items, left topics of this chapter. We are going to discuss in a very precise way. बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं साथियों। और मैं आपका मेंटर विष्णु कुमार द्विवेदी आप सभी को यहाँ पर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो भी साथी हमारे चैनल से ब्रह्मदेव क्लासेस से जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत थैंक यू है। और हम और आप मिलकर मैं ये आशा करता हूँ इस चैनल को और आगे तक ले जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ साथियों कि आप और हम मिलकर इस कारवां को बहुत ही आगे ले जाएंगे। और जो भी साथी नीट या JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 11th 12th और 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप इस सेशन को लाइक करिए अगर पसंद आता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रतिबद्ध रूप से तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको क्लेरिफिकेशन में प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ हमारी कोशिश रहती है कि आपको एक एक चीज समझाई जाए बिना किसी देरी के। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो साथी मेरे मित्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू hit the bell icon so that you can get the future updates very soon as well. Okay, so we are going to discuss today's topic, the part 3 of metal and non-metal. Here is the PDF. Wait for 2 seconds. I will with you. Okay, within a minute, just a second. Share the lecture with your friends also. Okay, so here is our PDF. Metal and non-metal का NCERT portion. The NCERT portion would be this one. Okay, NCERT के लिए हमने चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा। 1 and 2 पार्ट में इसका कंटेंट है, शुरुआत का कंटेंट। लेक्चर को नहीं देखा है, you can go and see the lecture. Now today we are going to discuss very important topic, the remaining part of the chapter. Let me convert the slide. Let me take the slide. And एक्वाडेशिया पढ़ा हमने, एनोडाइजिंग पढ़ा है ना, मेटल्स के बिहेवियर पढ़े, लिक्विड के बिहेवियर पढ़े। लेट मी चेक माय अदर थिंग्स आल्सो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर मटेरियल आल्सो हियर। एक सेकंड दीजिएगा, जस्ट अ मिनट, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डू मेटल रिएक्ट विद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, ये भी हमने पढ़ा। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हमने पढ़े। नाउ आयोनिक कंपाउंड जब जब अनस्टेबल स्टेट रहती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, ये भी हमने क्लियर किया था दोस्तों कल के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द आयंस इन द मेटल। ओके, तो मेटल के जो आयंस होते हैं दे फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड। Ionic compounds, due to the ions, they can conduct also the electricity and they will form in the lattice. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो Na के जो डिफरेंट आयंस हैं वो जाके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और बातों को समझ पा रहे होगे आप। क्लियर है दोस्त? यहाँ पर एक एक चीज को समझेंगे, बात को बढ़िया से। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, लेट अस
go to the different part of this lecture. Hope this will clear. Activity number 3 यहाँ पे दिया है इन्होंने. They are burning, they are heating the salt sample to the different uh, different scapula. Okay, स्पैचुला या स्टैप्यूला कह सकते हैं. यहाँ पे इन्होंने क्या क्या लिया है, यहाँ पे कुछ चीजें ली हैं, जैसे क्लोराइड है. जस्ट अ सेकंड, आई एम मीनिंग इट सो यू कैन टेक आई स्क्रीन स्नैप ऑफ दैट. ओके, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी इन्होंने किया है, एक्टिविटी 3.313. तो दे आर टेकिंग द सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2. ओके, अदर साल्ट्स भी आप ले सकते हो जो भी आपके साइंस लेबोरेटरी में वहां मौजूद हो. सो यू हैव टू चेक दैट व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस साल्ट. क्या वो सॉलिड है, क्या वो पाउडर्ड मटेरियल है, क्या वो लिक्विड के फॉर्म में है. ऑल द साल्ट्स को आप देखना है, आपको देखना है कि वहां पे जो साल्ट्स हैं वो किस स्टेट में है, लिक्विड में है या मैटर में है, किस स्टेट. नाउ यू हैव टू टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ दैट with the metal scapula. Scapula just like a spoon. Heat directly on the flame. You have to heat directly on the flame. Give the rise the temperature of the burning substance, which is यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज को. You have to take scapula and full of spoon, that is iodide ले सकते हो आप, है ना, NaCl ले सकते हो, कोई भी साल्ट जो आपके यहाँ बेरियम क्लोराइड ले सकते हो, मौजूद होगा वहां पर, उसी हिसाब से ले लीजिए. ठीक है. You are seeing that we are burning the salt. We are increasing the temperature of the salt and we are checking that what is happening. So what did you observe there? You will observe that some which are melt. टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ चल रहे हैं, मैट. These are melting. So on the high temperature, the compounds like PaCl and what Cl are getting melt. क्लियर है. अब यहाँ पर आप समझिए, you have to try the samples which you are taking to dissolve in the water and kerosene. 3 बातें आप समझिए, 3 चीजों को आप करने का प्रयास करिए. पहले आप पानी में उस सॉल्ट को, जितने भी सॉल्ट लिए हैं तो ये, और घोलने के बाद कैरोसिन लीजिए, कैरोसिन में घोल के देखिए पेट्रोल. आर दे सॉल्युबल in the water or different compounds we are taking solution? No. In the sum of the liquids, the salt will get dissolved. In some of the liquids they do not dissolve. Okay. So वहां पे आप क्या करिए, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ तक आप समझे, यहाँ तक आपने साल्ट को डिसॉल्व किया. यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हम पानी में किसी भी सॉल्ट को दोस्तों डिसॉल्व करेंगे. मेरा नाम विष्णु कुमार द्विवेदी है. यहाँ पर आप देखिएगा साइंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों. एसिड बेसिक साल्ट में एक एक्टिविटी है जो आप यहाँ पर क्लियर करेंगे. देखो, जब आपने क्या किया, पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व किया, चाहे बेरियम क्लोराइड हो, चाहे NaCl हो, या कोई और चीजें हो, तो वहां पे आप क्या करने वाले हो, वहां पे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही तो बना रहे हो. These are ionic compounds and we are dissolving them. In water. So they will become what they will become. They will become a ionic compound and we are going to make a electrolytic solution. Okay. What we studied in the previous lecture, we have studied that the salt are conductors, good conductors at their molten state. When we are melting the salts, they can conduct electricity. Okay, so this is the reason. There is the reason what we are doing here. We are taking such beaker and we are making electrolytic cell, and electrolytic cell से वहां पर सर्किट बनाकर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक बल्ब को, यहाँ पर आप बल्ब को क्या कर सकते हो, आप जला सकते हो. This is because in the solution we have here, this is a salt solution. Okay, and when the
सॉल्ट सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे देन दे विल फॉर्म द आयंस. NaCl में Na प्लस आयन बना लेगा, माइनस आयन, that we will Na cation and Cl anion. They will revolve in the whole solution and they will conduct electricity. Okay, so these are the very important ions which are conducting electricity in the electrolytic solution. आइए समझ कि जब हम टेम्परेचर देंगे इस कैपिला पर, यहाँ पर टेम्परेचर राइज करेंगे तो देन ऑन व्हाट टेम्परेचर जो भी आपने सॉल्ट लिया है कौन कौन से टेम्परेचर पर मेल्ट होगा. टेबल 3.4 को देखिए और समझिए कि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है साथ में समझेंगे. 1074, these are the temperature given in Kelvin. तो 1074 केल्विन पर NaCl जो है वो बच्चों मेल्ट हो जाता है एंड बॉइलिंग करता है 1686 पर. ठीक है, मेल्ट 1074 पर होगा याद रखें, बट अप्रोक्स वी कैन से 1700 केल्विन पर ये क्या बनेगा, ये बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, इवापोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा. नमक को आप कभी भी इतना टेम्परेचर दे के देखिएगा तो दैट दे विल द क्रिस्टल्स विल बी फॉर्मिंग द वेपर्स. सो LiCl, lithium chloride, so it will be have a lower melting point than that of NaCl. It has a melting point of 887 Kelvin, and if we are saying that boiling point, so it is 1600 Kelvin. Okay, these all temperatures are given in Kelvin. कैल्शियम क्लोराइड को देखेंगे तो 104 केल्विन होगा एंड 1900 इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा. ओके, CaO, calcium oxide, it is also a ionic compound. Okay, so it is having the melting point 2850 and boiling point of 3120. These are the important values. If we are taking numericals, we are solving the numericals, they can be used. Ma यहाँ पर MgCl2 में मैग्नीशियम क्लोराइड है, that is also a salt. So it will melt on giving the temperature 981 Kelvin, and it will be start boiling if we are rising the temperature giving the heat 1685 Kelvin तक हम गर्म करेंगे. इवापोराइजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी. तो इट इज कॉल्ड व्हाट द डिफरेंट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्ट वी हैव. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the other things of the chapter. We have the another slide. We have the another slide. Such what we are saying that जो अभी अभी आपने एक्टिविटी करी है उस पर आपने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखी है. सच एज सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर जो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट का. तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड. सबसे पहला हमने क्या देखा कि दीज आर हार्ड होंगे एंड दे आर हैविंग सॉलिड, दीज आर हैविंग सॉलिड फॉर्म. ओके, सो बिकॉज होता क्यों है ये भी समझिए. बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विच आर present in the salt, they are having attractive bond, they are having attraction between the ions. So they are closely bonded with one another. Strong force of attraction उनके बीच में होता है साथियों. And if we are giving the temperature, याद रखिएगा ये जो टेम्परेचर देने पर इनके बीच की जो आयनिक बॉन्ड वाली जो बॉन्डिंग इंथैल्पी है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है एंड देन दे विल स्टार्ट मेल्टिंग. दोस्ती तोड़ दोगे तो दूर दूर हो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, पिघल जाएंगे ना, कह सकते हो दूर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे. तो व्हेन वी आर टेकिंग देम अपार्ट, आयंस अलग होंगे दोस्तों एंड आयंस के बीच में जब दोस्ती खत्म हो जाएगी तो टूट जाएंगे, दिल टूट जाएगा एंड देन व्हाट विल हैपन, दे विल मेल्ट. तो यहाँ पे भी हो रहा है. फिजिकल नेचर अगर देखें हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग ऐसे यहाँ पे आप समझ सकते हो. नाउ द कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल. ब्रिटल मतलब टूट सकते हैं, ब्रेक इनटू पीस
when the pressure is applied. When we are applying the pressure, you can see then these they will have a they will break when you are giving high pressure. Now the melting and boiling point talking they have generally high melting point hota hai. Okay, boiling point BP that is also high. It is because we are going to give them amount of energy जो require होती है strong intermolecular जो या फिर हम कहें इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो जनरली इनके लिए हाई देनी है, ज्यादा देनी होती है। केल्विन आप देख रहे इस तरीके से 987 इस तरीके से कहीं ना कहीं 1600 के आसपास यहाँ हमें बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो दे आर जनरली हैविंग हाई because there are inter-ionic bonds and they can be easily not broken. Okay, तो अगर हम बात करें solubility की, when we are dissolving and when we are dissolving in the water and kerosene and petrol, we are seeing that they are generally dissolving. Okay, they are generally soluble in water but not soluble in, याद रखिएगा kerosene and petrol में अगर आप नमक डालते हैं then it will not be dissolved. Okay, यहाँ पर आप समझिए ये आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा दोस्त। मैं हर बार ये आपसे कहता हूँ कि व्हेन यू आर टेकिंग द लेक्चर यू हैव अ कॉपी एंड यू हैव आल्सो अ पेन, यू कैन राइट इट वेल, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सुनने में तो सब अच्छा लगता है बट व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज दैट, आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको कुछ सारा साफ हो जाएगा। तो आप क्लियर करेंगे इस चीज को कि आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए दोस्तों। बिना कॉपी और बिना पेन के कुछ नहीं हो सकता। नो, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर वन ऑफ दैट what we are doing experiment here, conduction of electricity. A conduction of electricity, we can say that if we are conducting the electricity, we can have the different part. The conducting of electricity through the ionic solution involve that charges which are minus and positive charges that are anions and anions, cation and anions. So solution में ionic compound के जो जितने भी आयन यहाँ डिसॉल्व होंगे बनेंगे, they will circulate in the whole, they will circulate in the whole what solution and they will conduct electricity because all the thing is because of movements of ions in the solid which is not possible. याद रखिएगा दोस्तों कि जब ये सॉलिड पार्टिकल आप देख रहे थे फिजिकल जो इनका नेचर था वो बिफोर डिसॉल्विंग, हमने जब सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं किया, इन दैट केस what would happen, what would happen in that case you can see that they are really solid state. So solids में कभी भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएंगे, but when they are melting by giving the high temperature, what would happen when you are dissolving them into the water. ओके, नॉट कैरोसिन और पेट्रोल, पेट्रोल और कैरोसिन में नहीं डिसॉल्व होंगे, केवल पानी होंगे। सो दे कैन बी दे विल बी इन मॉल्टन स्टेट एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट कि वहां पर जो मॉल्टन स्टेट में जो भी सॉल्ट होंगे दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों याद रखिएगा साथ में समझ। तो व्हेन दे आर सॉलिड दे आर रिजिड, देयर स्ट्रक्चर आर they have the crystal like structure, they will not form they will not conduct electricity। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये चीजें क्लियर हो रही, बातें समझ आ रही हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। बट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इन मॉल्टन स्टेट, यही तो मैं कह रहा था, बातें समझ पा रहे हो। बिकॉज यहाँ पर आयंस जो हैं वो फ्रीली कंडक्ट कराते हैं, they are free to move in the whole solution and that's why the ions can conduct electricity in their molten state। क्लियर है दोस्त, बातें समझ रहे हैं। यहाँ पर हमने साल्ट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। साल्ट में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, साल्ट में फिजिकल नेचर इनका हार्ड होता है, साल्ट में सॉल्युबिलिटी इनकी सॉल्वेंट अगर बात करें पानी के अंदर सॉल्युबल है, बट केरोसिन और पेट्रोल और दूसरे पदार्थों में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात करें तो दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन स्टेट, बट सॉलिड्स में वो नहीं कंडक्शन कराएंगे। याद रखिएगा, कभी भी कंडक्शन नहीं कराएंगे। नाउ वी हैव सम अदर पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर हियर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप डिस्कस करेंगे। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। हमने बात करी थी कि आपको हर जो आपका हर चीज क्या है, जो भी आपका एटॉमिक नंबर है, किसी भी एक पीरियोडिक टेबल ले लीजिए और उसको अपने घर में चिपकाइएगा दोस्तों। Na सोडियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए O2 एंड मैग्नीशियम Mg के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ओनली यू हैव टू टेक व्हाट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन है वहां पर घूम रहे हैं, उसको आप डॉट स्ट्रक्चर करके यहाँ पर आप बना सकते हो। सोडियम के लिए Na के लिए क्या होगा, देखो मैं बना के देखता हूँ। ये जो Na जो है यहाँ पर, ये कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा सोडियम का, तो इसके 2 और 8 ये इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे, ए और एल सेल में, ये तो फुलफिल हो जाएगा। बट जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेगा वो प्लस Cl यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएगा और क्लोरीन को ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर दोस्तों Na प्लस साइन आ जाएगा और Cl नेगेटिव साइन आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने में कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों क्लियर करेंगे सारी बातें, ये सारी समझ में आएंगे। नाउ शो द फॉर्मुलेशन, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O सोडियम ऑक्साइड, ओके, एंड MgO। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस एयर, ऊपर वाले जो आप क्वेश्चन देख रहे हो उसके अंदर कौन कौन से आयंस बनेंगे ये आपको बताना है। आयंस एनायंस बनेंगे। अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो O पॉजिटिव, सॉरी Na पॉजिटिव और O बनेगा। एंड MgO की बात करें तो Mg प्लस और O2 नेगेटिव बनेगा। क्लियर है। अगर हम बात करें कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, why do ionic compound have high melting point? Because ionic compound have high melting point because they have the inter-ionic bond in between the crystals of the salt. तो यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड्स बना रहे होते हैं उनके बीच में इंटर आयनिक बॉन्ड होता है, so they generally melt with the high temperature, that's why they are having high melting. क्लियर है दोस्तों। one of the most important topic of the day would be occurrence of metal। याद रखिए मेटल का ऑकरेंस क्या है, ऑकरेंस का मतलब प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। आप देखते हो ना कि मेटल्स आए कहाँ से, व्हाट आर द ऑकरेंस, स्रोत कहाँ से, मेटल मेटल कहाँ से है। ऑकरेंस का मतलब होता है दोस्तों ऑरिजिन, ऑरिजिन आए कहाँ से। तो आप समझिए एक एक चीज को मैं आज क्लियर दोस्तों। अर्थ, इसी वजह से श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में आपको शेयर जरूर करना है, बेल आइकन को हिट करिएगा अगर आपको चीजें कि ऑकरेंस ऑफ मेटल, दैट इज ऑरिजिन ऑफ मेटल कहाँ से होता है। आपकी धरती माता के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि अर्थ क्रस्ट के, पृथ्वी के अंदर अर्थ क्रस्ट में आप देखोगे मेजर सोर्स होता है, क्या होगा, मेजर सोर्स होता है मेटल का। लेट मी टेक कलर हियर, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स। हाँ, सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम ऑफ द डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूबल, sodium chloride, magnesium and chloride, okay, these are the different types of we have salt, okay, occurrence of matter अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर आप देखेंगे तो जनरली कई सारे मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन है, Fe है, इसके अलावा हमारे
बताओ। Fe के बाद हमारे पास मैग्नीशियम है। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं फॉर्म में हमें पाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, हम करेंगे क्लियर करेंगे। एट सम प्लेसेस व्हाट वुड हैपन, मिनरल्स आर गेटिंग, जस्ट यहाँ पे clear करेंगे। They are at that same time minerals very high percentage of particular metal and metal profitably extracted from it। याद रखो क्या होगा, कुछ प्रोसेसेस होती है, ऑकरेंस ऑफ मेटल तो अर्थ क्रस्ट में मिल गया, बट ये मेटल कैसा होता है, और फॉर्म में होता है, कच्चे तरीके से होता है। यहाँ पर हम जैसे पेट्रोल को नीचे से खोदते हैं तो वो कैसा निकल होता है, आप समझे। कच्चे तेल हम अरेबिया वगैरह से लाते हैं, एंड वी आर गेटिंग द क्लियर्ड, ओके, गेटिंग हियर, एंड व्हाट वुड हैपन, they will have some refining process, just like the metal is also found in ore form के, या फिर impure form में हम कह सकते हैं, है ना। उसके अलावा हम उसको फिर क्या करेंगे, these metals are called ore, they are what they are having their, okay, now we have to take their extraction, we have to take their extraction का मतलब इनको शुद्ध करना होगा। Now we are going to see what are the methods to take them from their ore form। इतनी impurities हैं दोस्तों, एलर्जिकल प्रोसेसेस कुछ होती हैं, उनके बारे में हमने 11th में भी पढ़ा है, यहाँ पर 10th में हम पढ़ रहे हैं। नाउ 11th के यहाँ पर अगर ले तो वो भी समझेंगे। मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ extracting the ore from the metals, we are getting them pure कर रहे हैं। so depending on the reactivity series of the metal, there are some of the methods we can easily getting them, okay। देखिएगा, some metals are found in earth crust in their free state, तो यहाँ पर और फॉर्म में वो कंपाउंड होंगे उनके अंदर, जैसे जो वो कहीं ना कहीं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की कंडीशन में पाया जाता है, देन दे आर सेपरेटेड विद द देयर ऑक्साइड्स। देखिए जनरली दोस्तों ये दोस्तों Fe2O3, हाँ, ये ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है। और अगर हम बात करें ऑक्साइड की, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो एक अलग पार्ट है, एक और इस पे लेक्चर बनाऊंगा मैं, याद रखिएगा। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसके लिए देखो। नाउ यहाँ पर जो चीजें हैं, आप जो मेटल्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर व्हाट रिएक्टिविटी सीरीज, दे आर हाउ लेस रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है, उसकी कारण से हम अलग अलग प्रोसेस करके इनको समझने का प्रयास करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द स्टेप वाइज मैनर, कि यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। Na, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, यहाँ पर आपका होता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, Al है, दे हैविंग द टॉप एक्टिविटी सीरीज, they are having the highly reactivity series, so they are reactive and they were never found in the nature in free element, ये जनरली फ्री नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसके अलावा जिंक है, आयरन है, दे हैविंग द मिडिल एक्टिविटी रेंज, यहाँ पर एक्टिविटी की ऑर्डर में वो बीच में आएंगे दोस्तों। दे आर हैविंग द मॉडरेटिव रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ याद रहे, हैविंग द मॉडरेट रिएक्टिव, ओके। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि जो मेटल्स होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, जरूर लिखिएगा, जरूर दोस्त, लिखेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, आर द इम्प्योर फॉर्म, सम अदर
वहां पर आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। द मेथड्स वी आर यूजिंग टू separate the different types of metals are different, totally different. So this is because oxygen is very reactive element and what are very abundant on the earth. आप देखो ना ऑक्साइड एक तरीके का इम्प्योर फॉर्म है ना, मेटेलिक, जैसे फेरस है तो फेरस ऑक्साइड के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट से नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है दोस्तों, क्लियर। तो वहां पर आप क्या क्या कह सकते हो, अर्थ जो है, अर्थ अपने भीतर बहुत सारे मेटल को दबाए हुए और वो मेटल अशुद्ध रूप में होते हैं, उनको हमें शुद्ध करना होता है, ठीक है। जैसे टीचर किसी बच्चे को पीट कर शुद्ध करता है, ऐसे ही हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड के हिसाब से। अगर बात करें कि मेटल जो है उनके पास हाई रिएक्टिविटी होता है एंड मेटल्स के साथ मीडियम रिएक्टिविटी होता है, डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी आर क्लासिफाइंग हियर मेटल ऑन द लो रिएक्टिविटी सीरीज। तीन कैटेगरी आपके पास बनी, कौन कौन सी? लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल, मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल एंड हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल। इन कंडीशन को देखते हुए हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे हैं, हम मेटलर्जी ऑफ ओर कर रहे हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस कर रहे हैं। दे आर हैविंग प्योर मेटेलिक फॉर्म, तो वी आर गोइंग डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस। यहाँ पर आप देखो एक चीज को समझेंगे, लेट मी टेक दिस सिनेरियो आल्सो। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यहाँ पर हाईली रिएक्टिव वाले जो मेटल होंगे वो काम करेंगे, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं यहाँ पर दोस्तों। जो मेटलर्जिकल प्रोसेस जिन सॉरी जिनके रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो मेटल्स के साथ जिनके पास मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज है वो हम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो लो रिएक्टिविटी सीरीज है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। आइए समझते हैं जिनके पास हाई रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे गोल्ड, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया था कॉपर है, सिल्वर है, जिनके पास यहाँ पर आप समझेंगे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, दे आर वेरी रिएक्टिव। तो यहाँ पे आप समझोगे कि ये जो है इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस कराकर, इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम देयर मॉडर्न स्टेट, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं किसी भी मेटल में जो उनके पास हाई रिएक्टिविटी है, उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करके दोस्तों उनको हम इम्प्योर फॉर्म से, मतलब ऑक्साइड से निकालकर प्योर फॉर्म में यहाँ पर ला सकते हैं। याद रखेंगे, बातों को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लियर है। इसके अलावा मेटलर्जी प्रोसेस जो है वो सेकंड पार्ट में जब देखोगे, जिसके पास मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज है उनके पास दो दो तरीके के अशुद्धियां, एक तो कार्बोनेटेड ओर होंगे उनके लिए क्या करेंगे, और सल्फाइड ओर होंगे उनके लिए क्या करेंगे, कैल्शिनेशन करेंगे। जो कैल्शिनेशन प्रोसेस है ये किसी भी ऐसे मेटल के लिए होती है मीडियम रेंज की रिएक्टिविटी ऑफ एंड कार्बोनेटेड ओर को अलग करने के लिए, मतलब मेटल कार्बोनेट के कंपाउंड से, मेटल कार्बोनेट के कंपाउंड से हम किसी भी मेटल को अलग करेंगे तो वहां पर हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे, क्लियर। एंड सल्फाइड ओर को अगर आप बात करोगे तो हम रोस्टिंग करके प्रोसेस हम बात करेंगे एक डिटेल में भी, इसके लिए आज ही हम पढ़ेंगे। पहले हम कौन कौन सी प्रोसेस होंगी, कौन कौन सी अशुद्धियां होंगी और उनके लिए कौन कौन सी प्रोसेस हम कर रहे हैं। बी विद अस, जाइएगा नहीं मित्र, अगर आप चले गए तो आपका नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टुडेज लेक्चर, ठीक है। इसके लिए आप बने रहेंगे, अंत तक रहेंगे, और मजा ना आए तो हमसे कहिए। चलिए पढ़ने को मिलेगा दोस्त बहुत, केवल बने रहिए हमारे साथ। चलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे जो लास्ट चीज बची हुई है, लास्ट चीज जिसके पास लो रिएक्टिविटी है तो सल्फाइड होते हैं जनरली। एंड सल्फाइड को अगर हम इम्प्योर फॉर्म है उनका और उनको प्योर करना है तो रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग से मेटल जो है वो रिफाइनिंग प्रोसेस होगा, इस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है
कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आप एक बात देखिए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल, उनका हम रिडक्शन करते हैं। हाँ, उनका हम रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, तो वहां से मेटल को प्योर कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात आप तीन तरीके से अच्छी होगी कि हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला हाई रिएक्टिविटी, दूसरा लो रिएक्टिविटी, एंड तीसरा जो मिडिल है वो मीडियम रिएक्टिविटी है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट रिएक्टिविटी क्लासिफाई डिफरेंट मेथड्स टू मेक देम अपार्ट फ्रॉम देयर ओन। क्लियर है? इसकी सकते हो विच कैन बी अ रिवाइजेबल नोट टू यू। आपने यहाँ पर इस फ्लो चार्ट के हिसाब से ये पढ़ा कि डिफरेंट प्रोसेसेस क्या क्या हैं और हमें क्या क्या करना है। रिफाइन द मेटल आर फाउंड इन द अर्थ। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे बढ़े? ओके ओके, वी आर गोइंग। सारी बातें नहीं है, आइए समझते हैं। एक एक पॉइंट से एक एक चीज क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सॉरी, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद रिएक्शन ऑल्सो। केमिकल रिएक्शन देखेंगे में क्या क्या केमिकल रिएक्शन है और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर्स के सिनेरियो बनते हैं, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर चेंज होनी करती है। सारी बातों को पढ़ेंगे। देखो हो क्या है, और जो भी हमारे अर्थ पृष्ठ से निकलते हैं दे आर जनरली कंटेमिनेटेड, मतलब ये इम्प्योर होते हैं एंड दे आर हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोइल सैंड, एंड ये कहलाता है गैंग। इट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि गैंग क्या है। गैंग इज द इम्प्योरिटी फाउंड इन द आयरन ओर और एनी मेटेलिक ओर विच आर फाउंड इन द अर्थ। आप गैंग को समझिएगा, गैंग वो गैंग नहीं है, ये भी बात क्लियर है। तो आप क्या गैंग, आपने दो चार बंदे ग्रुप में बैठे और कहीं भी घूम रहे हैं स्कूल के अंदर, दैट इज नॉट द गैंग। गैंग इज द पार्ट, these are found in the earth crust and they are having the impurities like soil, sand and okay. Impurities must be removed from the ore, that is from the prior extraction of the metal. Okay, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन्हीं impurities को अलग करोगे मेटल के साथ। ओके, मेटल से अलग करोगे तो द प्रोसेस ये क्या कहलाएगी, देखो दोस्त, moving to the next slide. Used by removing the gangue from the ore is different based on the different physical and chemical properties gangue, and ये सब ore जो है उनकी टेक्निक्स भी अलग होंगी जब उनकी इम्प्योरिटीज अलग होंगी। हाँ, ऐसे समझिए कि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनमें बहुत सारी खुरापातें होती हैं, तो हर खुरापात के लिए जो एक टेक्निक है टीचर के लिए वो भी अलग होगी। किसी को डंडे से समझाएगा, किसी को प्यार से समझाएगा, किसी को बातों से समझाएगा, किसी के पेरेंट्स से बात करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स वी आर यूजिंग इन द क्लास, just like that. On by we have to remove the metallic ores. They are generally having the physical and proper chemical properties, different chemical properties. So what would happen, they are separated by the different types of techniques depending on the properties basis. Clear है? तो एक एक करके हम चीजों को करेंगे। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे पहले लास्ट में चलते हैं जो हमने थर्ड में पढ़ा था, थर्ड फ्लो चार्ट का पार्ट था। वहां पर ऐसे मेटल जो जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज लास्ट में सबसे कम, वेरी अनरिएक्टिव या फिर हम कहें लेस रिएक्टिव, तो उनके ऑक्साइड्स को अगर हमें क्या करना होगा, उनके ऑक्साइड हमें प्योर करना होगा। दे कैन बी डन बाई हीटिंग देम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप साइने बार ले लीजिए। साइना बार है HgS, मरकरी को सल्फाइड के साथ कंपाउंड होता है, इसी को साइने बार बोलते हैं दोस्त, याद रखिएगा। इट इज जनरली द सल्फाइड ऑफ, एंड वी हैव टू रिमूव मरकरी फ्रॉम द सल्फाइड सॉल्यूशन। ओके, सल्फाइड के कंपाउंड से इसको अलग करना है। It is the important process. Okay, so we are going to heat the mercury sulfide in the presence of air, and what would happen?
इट विल बी फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू HgO। याद रखिए, सल्फाइड हटकर ये किसमें आ जाएगा, ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड HgO। आई एम टेकिंग हियर अ डिफरेंट कलर ऑफ फॉर योर फोकसिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप H2S को, देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाने वाला हूँ, कुछ चीजें यहाँ पर हीट के लिए आप देखो। H2S जो है ना, यानी कि मरकरी सल्फाइड है, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न करेंगे, हीट के लिए आप ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो। याद रखिए, ट्रायंगल को यूज करके एरो के ऊपर ट्रायंगल बनाएंगे, दैट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ हीट, गिविंग द हीट। So when we are heating the HS, that is in the presence of oxygen, what would happen? It will convert into the oxide. Okay, and the sulfur dioxide, that is mostly pollutant. Okay, it is generally pollutant in the cases of एसिडिक रेन में आप देखें, एसिडिक रेन में आप क्या देखे बताओ, वहां पे आप देखे थे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है बहुत प्रदूषक तत्व होता है, ये एसिड रेन में पाया जाता है। अब दोबारा से इसका हम हीट कराएंगे, कराएंगे क्या, जो है एक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट वाले जो मेटल हैं उनको हम जनरली हीट करा के ही क्या कराएंगे, हीट करा के ही हम प्योर कराएंगे, दो बार हीट करना पड़ेगा। अब जो H2O मिला है, HgO मिला है, इट इज मरकरी ऑक्साइड आपको मिला है, इट विल अगेन हीटेड, इट विल अगेन रेज टेम्परेचर बाय गिविंग द हीट। तो ये जो है आपने एक पढ़ा था कि मेटल ये है, एक इकलौता मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा दोस्तों। और जब लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा तो यहाँ पर आप समझिएगा ये अलग हो जाएगा ऑक्सीजन से। दैट्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द pure from mercury. So we are giving the temperature, and by giving the temperature by heating process, we are extracting the ore of what, mercury. So we are having the different. Similarly, एक और बात समझ, कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फाइड कंपाउंड है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलता है, जस्ट लाइक मरकरी सल्फाइड। व्हेन वी आर गिविंग द हीट, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द कॉपर, एंड कॉपर ऑक्साइड के साथ ये फिर यहाँ देख सकते हो, हाँ यहाँ पे आप देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है वो फिर से क्या करेगा, इसको हम फिर से दोबारा कुछ इम्प्यूरिटी मिला के, याद रखिए इस बार हीट नहीं करना है, इस बार कॉपर को हीट नहीं करना है, हमने किस किया था, हमने मरकरी को हीट किया था बच्चों, बट वी आर नॉट टू हीट देम, वी डू नॉट हैव टू हीट देम, वी आर हैविंग copper oxide, and it will again mixed with what, some impurities which are of sulfide form, and we are going to heat it. Okay, so depending on the heat, it will act from there मतलब what, सल्फाइड। ओके, या फिर हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड से ये अलग हो सकता है। क्लियर है, ये बातें समझ आई, यहाँ पर आप समझ आया, यहाँ पर आपको ये चीज समझ, पहले हम कॉपर को क्या करेंगे, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड भी बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड को फिर से हम कुछ इम्प्यूरिटीज मिला के हीट करेंगे तो कॉपर अलग होता है। क्लियर, these are the two methods of they are having the two ores, और हम वहां हीट करा के इनको अलग कर रहे हैं। Now the extracting metals in the middle of activity series, हम उन मेटल्स को कैसे अलग करें जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जैसे आयरन है Fe, लिख लो यहाँ पे Fe है, जिंक है, छोटे नोट्स बनाइएगा, लेड है, Pb है, ओके, सल्फाइड है, अच्छा कॉपर है, कॉपर भी होता है। जस्ट ये जो चार आपने कहीं यहाँ पे जो मेटल्स पढ़े हैं ये मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं। अब इनके जो सल्फाइड ओर हैं, कार्बोनेटेड ओर हैं, ये नेचर से मिलते हैं, मतलब पृथ्वी के नीचे से हमें ऐसे ही मिलता है ये,
and we are obtaining, we want to obtain the pure metal from the oxides also. आप सल्फाइड, कार्बोनेटेड और ऑक्साइड से क्या करोगे, इनको अलग करोगे। तो अलग करने की जो प्रोसेस है ये बच्चों रिडक्शन प्रोसेस होती है यार, ठीक है। इनका हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, इनके सल्फाइड से इनको अलग करेंगे, कार्बोनेटेड से अलग करेंगे, ठीक है, ऑक्साइड से इनको अलग करेंगे। दे कैन बी दिस कैन बी डन बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ज्यादा मात्रा में आपको एयर की आवश्यकता होगी और प्रेजेंस ऑफ एयर में हम जब जलाएंगे, इन चीजों को समझिएगा। वी आर गोइंग टू बर्न दैट, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, आइए समझते हैं। चले चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन कौन सी विधियां पढ़ी थी। हमने यहाँ पर विधियां पढ़ी थी कि जो यहाँ पर आपने रोस्टिंग पढ़ा है, इसकी मेटेलिक रिएक्टिविटी मीडियम रेंज की है। यहाँ पर मीडियम रेंज की रिएक्टिविटी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को हटाने के लिए रोस्टिंग कराते हैं। और क्या होता है, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर से उसको अलग कर रहे होते हैं लोग। तो आप समझे कि क्या यहाँ पे समझाने का, एक्सिस में सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करके हम प्योर फॉर्म में उसको वाले जितने भी मेटल हैं उनको अलग कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड रोस्टिंग दिस प्रोसेस। ये पूछा जाता है कि रोस्टिंग क्या है बताइए, तो आप बता लेंगे, हमारे प्रिय बच्चे तो बता लेंगे। अब हम क्लियर करेंगे कि कार्बोनेटेड ओर अगर होगा, यहाँ पे समझिएगा, कार्बोनेटेड ओर होगा तो कंडीशन हो जाएगी, कार्बोनेटेड ओर कैन बी चेंज्ड इनटू द ऑक्साइड्स ओनली इन लिमिटेड एयर। यहाँ पर आप दो बातें समझिए, लिखने में कैल्सिनेशन जब होगा ना, जस्ट अ सेकंड, कैल्सिनेशन जब होगा तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, क्या दोस्तों, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर चाहिए। बट जब रोस्टिंग होगा क्या होगा, वी आर गोइंग टू रोस्ट, रोस्ट मतलब हम रोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो रोस्टिंग में क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग द एक्सेस अमाउंट, बहुत मात्रा में हम उसको हवा दे रहे हैं, क्लियर है। कैल्सिनेशन जो है के लिए अगर आप बात करो कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर चाहिए। और एक और मेन पॉइंट है, एक और मुख्य बात है जो है दोस्तों, कि सल्फाइड को जब हम करते हैं, सल्फाइड को जब हम अलग करते हैं तो रोस्टिंग से करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, एरो बना के लिख सकते हैं कि सल्फाइड से जब हम किसी सल्फाइड से किसी मेटल को अलग करते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस इज डन बाय रोस्टिंग, ओके। बट जब हम कार्बोनेटेड से किसी मेटल को अलग करते हैं, उनके ऑक्सीजन बनाते हैं हीट, देन दिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, ये कार्बोनेटेड कंपाउंड को अलग करते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो। आइए समझते हैं कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कैसे, ठीक। कुछ केमिकल्स रिएक्शन है तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग में यहाँ पर आप देखोगे, जस्ट डिफरेंट कलर ऑल्सो, कि ZnS मतलब सल्फाइड ओर को, यहाँ पर जिंक का सल्फाइड ओर है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिया हमने, हीट कर रहे हैं और हीट करके जिंक ऑक्साइड बना लिया। इसमें जिंक ऑक्साइड बना लिया तो इसके साथ कौन सी इम्प्योरिटीज अलग हो गई, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो डिस्प्लेस किसको कर दिया, इसके सल्फाइड को ऑक्सीजन ने डिस्प्लेस कर दिया। और इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ये गैस बना लेगी सल्फर डाइऑक्साइड, ये अलग हो जाएगी और यहाँ पर ये जो जिंक है ऑक्साइड के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कैल्सिनेशन भी करते हैं। ZnCO3 यानी कि जिंक का ही कार्बोनेटेड ओर है, उसको हम हीट कर रहे हैं एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द जिंक ऑक्साइड। एंड जो कार्बन का O3 कंपाउंड है, CO3 है, ये बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड बना के अलग हो जाएगा। आप समझो इस बात को। अब चाहे आपका कार्बोनेटेड ऑक्साइड हो, चाहे ऑक्साइड्स हो, ठीक है, ये जो ऑक्साइड्स है इसमें कार्बन आया है, या फिर जिंक ऑक्साइड है जिसमें आपने रोस्टिंग कराया है, इट विल अगेन कन्वर्टेड बाई
यहाँ पे आप देखो जिंक ऑक्साइड जो है उसको कार्बन के साथ, जो सॉलिड कार्बन है उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, CO बना लेगा। ठीक है, लेट मी जूम इट फॉर यू। इतना ही जूम कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, जूम कर सकते हैं इतना ही। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा बाय प्रोडक्ट की तरफ से, और जो मेटल प्योर है, जिंक ऑक्साइड है, उससे हम जिंक को अलग कर सकते हैं। दिस कैन बी डन इन द फर्स्ट चैप्टर यू आर गोइंग टू डिस्कस। ऑक्सीडेशन में आपने देखा था, ऑक्सीडेशन में आपने देखा था, रिडक्शन प्रोसेस को आपने देखा था, वही तो हम करा रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्साइड को रिडक्शन करा के जिंक हमने निकाल लिया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चला गया। समझ रहे हो, यही तो कर रहे हैं। डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं बच्चों, यहाँ पर आपको कठिनाई होगी, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन सर कैसे होंगे। ये रिएक्शन बोझ नहीं है, बट आपको इनको समझना है। डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशंस यू आर व्हाट प्रीवियसली व्हाट वी कैन से प्रीवियसली में आप ये सब पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ सकते हो, रिएक्शन पढ़ सकते हो, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ सकते हो। ये वही रिएक्शंस तो हैं जो अब बिसाइड्स कार्बन कोक, कोक के फॉर्म में जब कार्बन मिलेगा तो मेटल ऑक्साइड जो है वो मेटल में मिलेगा। ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इन सभी के साथ रिड्यूसिंग करके हम यहाँ से कर सकते हैं, तो रिड्यूसिंग करा सकते हैं, कार्बन से करा सकते हैं। बहुत सारी बातें तो आप क्लियर करेंगे। क्लियर है दोस्त? नहीं है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस some other things also। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको एल्युमिनियम के साथ, इसके साथ एल्युमिनियम के साथ हीट करेंगे और एल्युमिनियम जो होगा वो पाउडर्ड मटेरियल होगा, सॉलिड पार्टिकल पाउडर मटेरियल, उनके साथ हम करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, याद रखिएगा, और मैग्नीशियम अलग होता है और हीट देंगे। ठीक है, दिस कैन बी ऑक्सीडाइज। बताओ, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप मेटलर्जी करा रहे हो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है दोस्तों, दीज आर इन द हाई एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है दोस्तों। क्लियर है दोस्त? Fe2O3 ऑक्साइड इन देयर मोल्टन स्टेट पाया जाएगा, याद रखो। फेरस ऑक्साइड जो है, अगर मान लीजिए जो अर्थ सरफेस के नीचे जो हमने आयरन निकाला है, वो हमने पहले ही बताया आपको, ये जो है ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा और इसको फिर हम एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, याद रखेंगे, एंड इट विल सेपरेटेड फ्रॉम द ऑक्साइड। Fe बनेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा हमें, और Al2O3 ये सॉलिड फॉर्म में एक कंपाउंड बनाकर बाय प्रोडक्ट के हिसाब से निकल जाएगा। तो वी कैन एक्सट्रैक्ट आयरन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, याद रखिए, एल्युमिनियम को हम रिएक्ट करा रहे हैं, याद रखो, एल्युमिनियम को करा रहे हैं आयरन के थर्ड ऑक्साइड स्टेट से। O3 है ना, तो थर्ड आयरन को थर्ड ऑक्साइड स्टेट से एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करा के हम यहाँ पर ज्वाइन कराते हैं। रेलवे ट्रैक्स में आप देखोगे क्रैकिंग मशीन से हम इस पार्ट को पटरियों को जोड़ने में हेल्प करते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है रिएक्शन, है ना। बहुत अंदर की बात है दोस्तों, ये दो रिएक्शन कहलाती है मित्र, और इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो हम समझते हैं। देखो वेल्डर लोग क्या कर रहे हैं, वेल्डर लोग यहाँ पर ज्वाइन करा रहे हैं रेलवे पटरियों को, और इस प्रोसेस को हम एल्युमिनियम के साथ कर रहे हैं वेल्डिंग की, तो ये आयरन को प्योर बनाती है। इट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल, दैट इज आयरन, इसको थर्मल रिएक्शन कहेंगे। भाई साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप, सलूट है आपको।
अगर अगर क्रैक होता तो फिर एक्सीडेंट नहीं हो जाएंगे, ये समझो आप। अब कुछ और चीजें समझे। टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो चीजें रहेंगी, मेटल्स रहेंगे, उनको कैन बी ऑब्टेन्ड बाय देयर कंपाउंड, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीट करेंगे इनको कार्बन के प्रेजेंस में। जैसे कार्बन जो है दोस्त, वो रिड्यूस होता है, कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। ठीक है, याद रखो, मेटल के जो सल्फाइड हैं, मेटल के जो मैग्नाइड हैं, ठीक है, यहाँ समझो, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम, इन चार और अधिक चीजें हैं, उनकी ऑक्साइड उनको अलग नहीं करता है। इस वजह से ये मेटल जो है ऑक्सीजन, ठीक है, इंफिनिटी मतलब ज्यादा मात्रा में, ठीक। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, समझ रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, और सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम जैसे धातुओं को आप यहाँ पर उनके मोल्टन क्लोराइड से अलग कर सकते हो। और ये कैसे होगा, ये होगा हमारी इलेक्ट्रिसिटी देने पर, यहाँ पर आयंस फॉर्म होंगे और ये लिबरेटेड हो जाएंगे एनोड और कैथोड पर, याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पर आप समझो कि कैथोड पर और एनोड पर दो क्रियाएं होती हैं, दो रिएक्शंस होती हैं। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन को पाकर, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को पाकर कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट इसका, ये कैन, इट कैन बी स्टेबल। ऐसे ही क्लोरीन जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये भी अपना स्टेबल हो जाएगा। तो सिमिलरली एल्युमिनियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फ्रॉम द एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्लियर है। तो हम अब मेटल के लिए देखो, यहाँ पर आप कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रही है कॉपर के लिए, समझ रहे हो, एसिडिक कॉपर सल्फेट सल्फाइड लिखा है, और एनोड पर जो इम्प्योराइड जो कार्बन का कंपाउंड है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। अब देखो एनोड मड जो है, यहाँ पर कॉपर की जो है ये यहाँ पर अलग हो गई है, और जो कैथोड और एनोड है इसमें यहाँ पर करंट पास कराया है, यहाँ पर आप कर सकते हो उस चीज को रिफाइनिंग कर। Refining of metal. Metal produced by various reduction process can be described which is not pure. प्योर नहीं होते हैं दोस्त, ठीक है, इनको प्योर करना होता है। मेटल जैसे मान लीजिए कोई निकल का प्रोडक्ट है, कोई सिल्वर है, गोल्ड है, टिन है, ऐसे जिंक, कॉपर है, तो ऐसी चीजों को अलग करने के लिए हमें रिफाइनिंग करनी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइनिंग करनी होती है। इस प्रोसेस को कैसे करते हैं आगे। इम्प्योर मेटल की हम क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें एनोड जो बनेगा दोस्त, वो जिस मेटल को प्योर करना चाह रहे हैं, मान ऑक्साइड कॉपर के जो है प्योर करना चाह रहे हैं, उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा एक जो होगा एनोड का, क्लियर। और थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल इज मेड टू कैथोड, और उसी का थिन स्ट्रिप बनाएंगे कैथोड, कैथोड को प्योर कर देंगे, एनोड को इम्प्योर कर देंगे। इस बात, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, और इस तरीके से आप देखोगे एक फिगर बनाएंगे, जो फिगर आपने देखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, देन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ये जो प्योर मेटल है इसकी इम्प्योरिटी, जैसे यहाँ पर इन्होंने मड दिखाया था, उन्होंने से ही यहाँ पर ये अलग होता है। आप देखो यहाँ पर मड इकट्ठा हुआ है, हाँ, ऐसे ही जितने भी यहाँ पर आपने मेटल देखे हैं, चाहे कुछ भी हो वहां पे आप कर सकते हैं। नाउ moving to the next slide, we can also clarify here that metals from the electrolytic is deposited from the cathode and soluble impurities होंगी वो नीचे की तरफ डिजॉल्व हो जाएंगी बॉटम में एनोड को, और इस मेथड को हम प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहलाते हैं। और जो
इकट्ठा हुआ है इम्प्योरिटीज, उसको एनोड मड कहा जाता है मित्र। इसको क्या कहा जाता है? एनोड मड कहा जाता है। अब इसके अलावा भी कुछ जो हम 11th में पढ़ते हैं, देखो ग्रोथ रोटेशन है, ठीक है, मैट्रिक सेपरेशन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैल्सिनेशन है, और आपका पूरा पूरा एक स्मगलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ पर आप आयरन को जलाते, वहाँ पर बर्निंग फर्नेस होती है, वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। ये 11th क्लास का एक पार्ट है, बहुत ही अच्छे से पूरा मेटलर्जी की एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर तक आपको क्लियर हुआ होगा। Understood everyone? So define such the terms like minerals, minerals क्या है, ore क्या है, गैंग क्या है। देखो आया क्वेश्चन, आया, मैंने बताया था आपको कि गैंग क्वेश्चन आता है। तो ये आप बोर्ड में भी देखते हो, बोर्ड में एक बार पूछा जाता है, नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन देयर फ्री स्टेट। आपको ये बताना है कि जो मेटल हैं वो कौन से मेटल ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। Now, what chemical process is used to obtain using a metal from their oxide? कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन करें जो ऑक्साइड से मेटल को अलग करें, ठीक है, ये मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं। ऑक्साइड्स की कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं आपने देखा था, कैल्सिनेशन है और रोस्टिंग, ठीक है, वहां से आप कर सकते हो, हीट करा के कर सकते हैं, ठीक है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नए सेक्शन, नए क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे, अपना विशेष ध्यान रखिए और लक्ष्य जरूर मिलेगा। केवल आप प्रयास करूंगा, सारी चीजें आप क्लियर करेंगे। वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज हेल्पफुल देन लाइक दिस सेशन। आपको अच्छी लगी तो आप इस लाइक प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे अपडेट मिलते रहे। मैं आपको यहाँ पर सारी बातें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे एक नए लेक्चर में। टेक केयर एंड बाय। जय हिंद। Hear this section for all the friends that are preparing for JEE. जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।